यूनिट्स एंड डायमेंशंस 3 में हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पढ़ेंगे और इसके ऊपर कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस 2 में हमने ऑलरेडी दो एप्लीकेशंस पढ़ लिए थे, जो इसको मैंने प्रॉपर्टीज़ की तरह बताया था कि पहली प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी थी वो है LHS इक्वल्स टू RHS। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी है, जो राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी है, इन दोनों के डायमेंशंस हमेशा सेम होंगे अगर एक इक्वल साइन है तो। दूसरी प्रॉपर्टी या एप्लीकेशन हमने ये पढ़ा था कि ओनली सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड। ये हम आगे देखेंगे कि ये कितने यूज़फुल है और इसका एप्लीकेशन कितना ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम कई नई एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जिसमें से पहली एप्लीकेशन है कि किसी किसी फिज़िकल क्वांटिटी के यूनिट्स पता लगाना। तो जैसे SI यूनिट्स होते हैं, तो हम डायमेंशंस के थ्रू हम किसी के भी यूनिट्स पता लगा सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, एक बहुत छोटे एग्जांपल से हम देखते हैं। सिर्फ वर्क होता है, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और हमें इसके SI यूनिट्स अगर बताने हैं, ऐसी दुनिया में कोई भी क्वांटिटी होगी तो भी आपको बस उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि फोर्स का डायमेंशन रहता है MLT-2 और डिस्टेंस का रहता है L। यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि ये फर्दर सॉल्व करेंगे तो वर्क के डायमेंशंस हो जाएंगे ML²T-2। जैसे ही आप ये डायमेंशंस निकालते हैं, आपको बस इनको SI यूनिट्स में रख देना है। मास की होती है kg, लेंथ की होती है मीटर स्क्वायर और टाइम की होती है सेकंड, और इस केस में सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है वर्क के यूनिट्स, SI यूनिट्स। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वांटिटीज़ के SI यूनिट्स निकाल सकते हैं और ये आपको आगे बहुत काम आएगा अलग अलग चैप्टर्स में। बस आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए जिस भी आप फिज़िकल क्वांटिटी के यूनिट्स निकालना चाहते हैं। सेकेंड जो हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे डायमेंशंस का, वो होगा कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स के डायमेंशंस निकालना। अब हमें एक रिलेशन 12th में पढ़ाई जाएगी कि फोर्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ पार्टिकल 1 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ पार्टिकल 2 और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। तो ये होता है एक प्रोपोर्शनलिटी जो हमें दे रखी रहती है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो उसकी जगह पर हमेशा हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हैं, और इस एप्लीकेशन में इसी कांस्टेंट की बात हो रही है कि हम इसके डायमेंशंस निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं जिसमें हमसे पूछ लेते हैं कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स के डायमेंशंस निकालना, और ये बहुत हेल्पफुल होता है ये प्रोसेस आना। तो इसको निकालने के लिए हम इस पूरी क्वांटिटी को LHS पे भेज देंगे, जिससे ये बन जाएगा कुछ ऐसा: फोर्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय R² डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। ये रिलेशन या ये फार्मूला आप 12th में पढ़ेंगे तो तब आप ये समझ जाएंगे। ऐसे ही आप बहुत सारे फार्मूलेस का हमेशा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन इसी स्टेप से निकालेंगे। तो आपने ये लिख लिया, K को एक साइड कर लिया और बाकी सबको एक साइड। अब आप सबको इनके डायमेंशंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स ही होती है, ये फोर्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। तो फोर्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के डायमेंशंस फोर्स के ही बराबर होंगे क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं। तो इसका मतलब फोर्स हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन रहता है, और यहाँ से हमें मास के डायमेंशंस पता है जो m होता है, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी के डायमेंशंस LT इन्वर्स रहते हैं और टाइम नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये ओवरऑल बन जाएगा MLT-2, जो आप में से कई लोगों को आता होगा फोर्स के डायमेंशंस। हमें फोर्स के डायमेंशंस मिल गए हैं तो हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। सिमिलरली हम R² जो हमें पता है ये डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा L² इसके डायमेंशंस। चार्ज के डायमेंशंस निकालना अगर आपने आज तक नहीं निकाला है तो आप ये पहली बार देखेंगे, क्योंकि इसमें करंट का यूज़ होता है। हमें पता है कि करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल यूनिट है, सॉरी। तो इसीलिए करंट को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ से हमें चार्ज का फॉर्मूला मिल जाएगा जो होता है करंट इंटू टाइम। हमें पता है कि करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम A से दिखा देते हैं इस क्वेश्चन के लिए, और टाइम हमें पता है कि टाइम के डायमेंशंस होते हैं T, तो ये हो जाएगा AT। तो पहले उसका AT हो जाएगा डायमेंशंस, और दूसरा भी चार्ज है तो उसका भी AT हो जाएगा। यहाँ से हमने K के डायमेंशंस निकाल लिए जो हो जाएंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा
वो हो जाएंगे m l की पावर 1 इंटू एल का स्क्वायर जो हो जाएगा l का क्यूब, t की पावर -2 है ऊपर और नीचे t स्क्वायर और है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -4 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे a है जो करंट दिखा रहा है, तो दो एज है नीचे, जो ऊपर जब जाएंगे तो इनका भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर -2। तो इधर इस तरीके से हमने k के डायमेंशंस निकाल लिए जो ये होंगे। इसका तीसरा जो एप्लीकेशन रहता है डायमेंशंस का, वो रहता है कि न्यू रिलेशंस निकालने के लिए। ये क्वेश्चन एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको बोल दिया जाएगा कि टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का प्रोपोर्शनल है मास के, लेंथ के और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g के। अब आप इसको निकालने के लिए हमने इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस 2 में एक क्वेश्चन किया था जो जेईई मेंस का। अगर आपको ये आता है तो आप एक बार खुद ट्राई कर लीजिए। तो अब मैं एक क्वेश्चन ट्राई करूँगा। तो इसको सबसे पहले हम प्रोपोर्शनैलिटी लिख लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हो जाती है m की पावर x की पावर y और g की पावर z। सेकेंड जो स्टेप हम लिखते हैं उसमें हम इन सारी क्वांटिटीज़ को जो RHS में रहती है जिसके अंदर प्रोपोर्शनैलिटी दिखाई गई है उसको हम उनके फंडामेंटल यूनिट्स में एक बार एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो मास का हो जाएगा मास की पावर x, लेंथ का हो जाएगा लेंथ की पावर y और g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के डायमेंशंस सेम होंगे क्योंकि दोनों एक्सेलरेशंस है, तो इसीलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के डायमेंशन हो जाएंगे l t की पावर -2 और ओवरऑल इसके ऊपर पावर z है। तो ऐसे हमने सबको एक्सप्रेस कर दिया इनके डायमेंशंस में। अब हमें ये पता है कि LHS के डायमेंशंस RHS के डायमेंशंस के बराबर होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी कहते हैं। तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि LHS और RHS के डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। तो इसीलिए T के डायमेंशंस जो LHS पर है और RHS पे जो डायमेंशंस है m की पावर x, l की पावर y प्लस z हो जाएगा। तो l की पावर y प्लस z और t की पावर -2z के डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। हमें इसमें दिख रहा है कि इस साइड कोई मास का टर्म नहीं है, इसका मतलब x 0 के बराबर होना चाहिए, तभी x जैसे ही 0 होगा मास की पावर 0 जो 1 हो जाता है, किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 हो जाता है, तो फिर मास की पावर 0 1 हो जाएगा, इसीलिए x 0 के बराबर हो जाएगा। इस साइड हमें ये दिख रहा है कि l की भी पावर 0 है। इसको अगर आप कभी कंफ्यूज हो रहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं LHS को, LHS पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपके लिए और सिंपल हो जाएगा। यहाँ से आपको क्लियरली अब दिख रहा है कि x 0 हो जाएगा। सिमिलरली y प्लस z भी 0 हो जाएगा, पर अभी हम इसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे y इक्वल्स टू -z। ये एक रिलेशन हमने बता दी। और जो एक वेरिएबल है दोनों वेरिएबल में से, उसके लिए हम एक दूसरी इक्वेशन यूज़ करेंगे जो हमें यहाँ से पता चलती है कि t की पावर -2z जो RHS पर है वो 1 के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब हमें ये दिख रहा है कि -2z इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि z हो जाएगा -12 और हमें पता है कि y -z के बराबर है जो हमने यहाँ से डिराइव किया था लेंथ की जब हम पावर निकाल रहे थे। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि y हो जाएगा +12 और यहाँ से हमें ये समझ आ गया है कि फॉर्मूला क्या होगा x y और z का पावर्स क्या होंगे या डायमेंशंस। तो हमने x निकाला था जो 0 है, तो t हो जाएगा m की पावर x के प्रोपोर्शनल जो इस केस में 0 है, और लेंथ की पावर हो जाएगी हाफ जो हमने यहाँ पे लिखी है। हम इस वाली रिलेशन को यूज़ कर रहे हैं, ये वाली जो हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में दी गई थी, इस रिलेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो मास की पावर 0 हो गई, मास की पावर 0 हो गई, और वैसे ही लेंथ की पावर हाफ हो गई और g की पावर -12 हो गई। और यहाँ से हमें पता चल गया जो हमें क्लियरली दिख रहा है कि टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का प्रोपोर्शनल होगा L/G के। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपने काफ़ी अच्छा सॉल्व किया है। इसका असली का एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही दिखता है, क्योंकि आप ये आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूला पहले थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। हालांकि आपने पूरा खुद डिराइव किया है,
आपने ये समझ लिया फॉर्मूला कैसे आया है और आप किसी क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका जो असली में फॉर्मूला रहता है वो भी यही रहता है, 2π√L/g। तो ये था हमारा 3 एप्लीकेशंस और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में बहुत काम आएंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशंस 3 में हमने एप्लीकेशंस को कवर किया डायमेंशंस के, और हमने ये अच्छे से समझ लिया। अगली वीडियो में जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस 4 होगा उसमें पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगी, यानी कि कोई थियरी नहीं होगी, पर जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम NCERT, फ्रॉम JEE मेंस एंड फ्रॉम JEE एडवांस्ड ऑल्सो। सो इसी के साथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस 3 कंक्लूड होता है। थैंक यू।